नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक पे अजीत भारती के 22वें एपिसोड में। आइए आरंभ करते हैं। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। जिस राम मंदिर में आप एक सुई तक नहीं ले जा सकते, जहां सुरक्षा इतनी कड़ी है कि आपका फोन, घड़ी और वश चले तो आपके दोनों हाथ भी काट करके रखवा लिए जाएं, उस राम मंदिर से दान में मिलने वाले चढ़ावे से करोड़ों रुपये गायब हैं। और तो और आज सुबह पता चला है कि वहां जो राम शिलाएं आती थी जिसमें हीरे जड़े हुए होते थे, वो भी गायब चल रहे हैं। कितने करोड़ की चोरी हुई यह तो पता नहीं चला है, परंतु रिकवरी 2 करोड़ से ऊपर की हो गई है। और चोर जो हैं वो रैंडम लोग हैं जिन पर गिनती करने का दायित्व था। पूर्व सांसद विनय कटियार ने चंपत राय पर आरोप लगाया है कि वो अपने घर पैसे ले जाते थे। अब देखिए, एक तो जिसका नाम चंपत हो उसको तो घर का गेटकीपर भी नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, चंपत जी बढ़िया आदमी है, अगर ले ही गए तो गिन करके वापस कर देंगे। और ये भी देखिए कि गिनती करने वाले को तो ये नहीं करना चाहिए था कि साला एक दिन में 50,000 की दारू पार्टी गांव के ठेके पे कर दो। नोएडा के पब में करते तो 4 आदमी का बिल उतना आ जाता। ये सब सुनकर चंपत राय जी ने कहा कि गांव के लोग होते ही ईर्ष्यालु, दारू पी भी ली और बता भी दी कि इसने पिलाई है, नहीं तो सब सिस्टम तो ठीक ही चल रहा था। मुझे भी लगता है कि इस पे अकारण ही हल्ला हो रहा है। संघ और भाजपा वालों ने इसे अभी तक डीप स्टेट की साजिश या पाकिस्तान का हाथ नहीं बताया, क्योंकि जितने पकड़े गए हैं सब अपने ही लोग हैं जिनको चंपत राय जी ने ही नियुक्त किया था। मुझे लगता है कि चंपत राय जी अब यह न कह दे कि एक छोटा सा हम लोग टेस्ट लेते हैं कि जिसको गिनती के लिए रखा है वो कितना सत्यनिष्ठ है, ऑनेस्ट कितना है। यदि चंपत राय जी ने स्वयं ही पैसे घर पर रखे या जो भी आरोप है, तब भी देखिए कि व्यक्ति ने कितने वर्षों की तपस्या की, फिर जाके मंदिर बना। ऐसे में समुद्र में हाथ डालकर 2 लीटर जल निकाल ही लिया तो क्या समुद्र खाली हो जाएगा? और चंपत जी मितव्ययी व्यक्ति हैं। हमने देखा है कि उन्होंने मूर्तियों में पैसे बचे इसके लिए एकदम सबसे घटिया मूर्तियों को ओके किया। फिर रामलला की पुरानी मूर्ति वाले जगह पर अखंड ज्योति और एक पुजारी नियुक्त करने के स्थान पर चाइनीज लाइट लगवाई ताकि सरकार के तेल को बचाया जा सके। इनको तो मोदी जी पद्मश्री दे देंगे, जो हिसाब किताब चल रहा है। ध्यान रहे चंपत राय जी, भगवान राम के हाथ में धनुष है, बाकी समझदार तो है ही आप। रत्ती भर भी लज्जा बची है तो रात के अंधेरे में कहीं निकल लीजिए। ऐसे अधम श्रेणी के लोगों को जब संचालन का दायित्व दिया जाता है तब ऐसे ही पूर्ण सुरक्षा होते हुए भी करोड़ों रुपये चोरी हो जाते हैं। दीपक के दिन बुझे बुझे चल रहे थे, लोग आंदोलन में आ नहीं रहे थे और ये आंदोलन में पहुंच जा रहे थे। ऐसे में जयपुर में किसी ने पास जाकर के कंटाप मार दिया। इस पर अभिजीत भाई ने भारत माता की जय का नारा लगाया और कहा कि अब उनका केजरीवालीकरण पूर्ण हो गया है। आम आदमी पार्टी की भाषा में इसे आप कंटापाभिषेक कहा जाता है। केजरीवाल जी ने कहा कि कई समुदायों में आने वाले अवतार के बारे में भविष्यवाणी नहीं होती, वो अपना उत्तराधिकारी किसी घटना के होने पर स्वयं ही चुन लेते हैं। दीपक के कंटाप को टीवी पर लाइव देखकर भावुक हो गए अरविंद जी और कहा कि देश की राजनीति में अब परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। वहीं देश का युवा तिलचट्टों की रैली में या तो उज्जवल बना घूम रहा है या फोन चोरी का अवसर तलाश रहा है। तिलचट्टा नरेश ने थप्पड़ खाने के बाद वेद और पुराणों से भी गूढ़ और दर्शन से भरी बातें की, जैसे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, जाति धर्म में हमें बांटा जाता है लेकिन हमें इसमें नहीं फंसना। और फिर उन्होंने जय भीम का नारा लगाया। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि यह स्वतंत्रता हमें कुर्बानियों के बाद मिली थी। यह सुनते ही आकाशवाणी हुई, हाँ बे चूतिए, तेरे लिए नहीं कराया था हमने देश आजाद। अभिजीत ने सर उठाकर देखा कि उसकी वाणी में इतना वजन है कि आकाशवाणी हो रही है। किसी ने फिर से एक कंटाप मार दिया। कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी, एक बंदा मेगाफोन लेकर के बकलोली कर रहा था। इस पर श्री मनीष सिसोदिया जी ने लिखा कि एक डरे हुए और भ्रष्ट राजा की गुंडों की सेना यही कर सकती है। मुझे नहीं पता था कि अमेरिका में बिताए गए दिनों को सिसोदिया जी इतना याद रखते हैं। कुछ तो बात रही होगी दीपके में जो हमें नहीं दी। ये ट्वीट देखकर दीपके ने कहा कि मनीष जी, आप तो ये बिना कंटाप वाला वीडियो डाले भी ट्वीट कर सकते थे। ये 3.2 मिलियन फॉलोअर्स को दिखाकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं समर्थन। मनीष जी ने इस पे कहा कि उनका ट्विटर मोनेटाइज्ड हो गया है और
ऐसे ओरिजिनल वीडियो को निकिता भाई प्रमोट करता है। अगली रैली में खुद आऊंगा गिम्बल लेकर। बिहार में एक परीक्षा थी तो बच्चे पटना पहुंचे। आप सब तो जानते हैं कि अच्छी परीक्षा तब तक नहीं हो पाती जब तक बिहार के दक्षिणतम जिले के बच्चे को नेपाल की तराई में और पश्चिम वालों को बंगाल के बॉर्डर पे ना भेज दिया जाए। दसियों हजार बच्चे अपने सेंटर पर समय से पहुंचने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा में जुटे रहे। ट्रेन न केवल लेट होती रही बल्कि एक ही ट्रेन आई। एक बच्चा कथित तौर पर सफोकेट होकर के मर गया। जी करता भी क्या, आगे परीक्षा देता, वहां मर जाता। रेलवे ने कहा है कि सफोकेट होकर नहीं मरा, पहले से ही परेशानी रही होगी, उसको वीडियो को देखने से ये पता चलता है। जहां एक तरफ सरकार इंडियन एयरफोर्स से क्वेश्चन पेपर उठवा रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार का बच्चा ऐसी ही ट्रेन में चढ़ने में ही मर जा रहा है। पुलिस ने फायरिंग की, लाठी चार्ज किया क्योंकि बच्चे उग्र हो गए, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने लगे। हाँ, इन पर तो AK-47 चलानी चाहिए थी, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति तो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, पटरी और कैमरे हैं। ये बच्चे थोड़े किसी की संपत्ति है। इनके लिए सरकार ने शून्य व्यवस्था की थी। अब सरकार का इसमें क्या दोष? इनकी परीक्षा ये स्वयं व्यवस्था करते। 3 दिन पहले जाकर होटल व्यवसाय को थोड़ा बढ़ावा नहीं दे सकते थे? लोग कह रहे हैं कि बगल के जिले में दे दो सेंटर। अच्छा, अब क्लर्क और बाबू लोग दिमाग लगाएं कि कौन किस जिले का है और किसका जिला किसके बगल में है। यही काम बचा हुआ है। कई जगह एक जिले में अधिक लोग होते हैं, जी तो पास के 4 जिले में डिवाइड कर दो। एक ही जिले में देने में क्या समस्या है? यही ना कि एडवेंचर नहीं हो पाएगा बाबुओं का। जिसकी पहुंच होती है वो परीक्षा के बाद भी सीधे नंबर बदलवा लेता है। तुम्हारी रैलियों में लोगों को बसों में भर के कैसे लाते हो? वोट दिलवाना हो तब कैसे विशेष ट्रेन चलाई जाती है? क्या रेलवे या भाजपा सरकार को पता नहीं था कि परीक्षा है और ये इतने बच्चे कितनी ट्रेनों में जा पाएंगे? क्या एडवाइजरी जारी की थी इन्होंने? ये बस आपके पिछवाड़े में मेटल डिटेक्टर डालते रहेंगे, इनसे एग्जाम तो घंटा नहीं हो पाएगा। एक वीडियो यह भी आया कि स्टेशन के बाहर हजारों बच्चे सो रहे हैं। अब देखिए, टेक्निक ही गलत है इनकी। ऐसे सोओगे तो सरकार डंडा मारकर भगा देगी। टेंट लगाओ, फिर फ्लैक्स ले आओ, कुछ ईंट ला करके एक दीवार बना दो, फिर उसमें बेड रखो और कुछ समय बाद AC और डिश एंटेना लगवा लो। लेजिटिमेट स्लम बन जाएगा। फिर जब पुलिस वाले हटाने आए तो मानवता की बात कह देना, सुप्रीम कोर्ट तुम्हें PM आवास योजना से घर दिलवाएगी। भाई, बात सीखो, सिस्टम के हिसाब से चलो, जो वो चाहते हैं। क्यों नौकरी चक्कर में पड़े हुए हो? बिहारी हो, तुम्हारा CM आज भी पैसा जनरेट करने के ब्लूप्रिंट की जगह मोहन भागवत की आगवानी और विशेष पैकेज की भीख मांगकर बिहारियों को लज्जित कर रहा है। तुम्हें वो नौकरी कहां से दे देगा? दुनिया AI में लगी हुई है। मोदी जी फ्रांस जाकर के AI समिट कर रहे हैं। इलॉन मस्क स्पेस में डेटा सेंटर की बात कर रहा है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे कैसे रह जाएगी? उन्होंने AI के दुरुपयोग को लेकर एक गीत बना दिया जिसमें नायिका के कुछ आपत्तिजनक वीडियो के बाहर आ जाने पर वो नायक को समझाती है कि ये सब तो AI से बनाया गया, ये AI है। हालांकि नायक सहमत नहीं हो पा रहा है और वापस कहता है यानी वास्तव में ये AI है या तुमने अपने स्वयं के यौवन का रस किसी और को तो नहीं दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी तुकबंदी इस तरह के प्लॉट ट्विस्ट के साथ आ पाएगी, परंतु भोजपुरी संगीत तो आप जानते हैं दुनिया से बहुत आगे चलता है। भारत के कई निर्लज्ज मंत्रियों में से अग्रगण्य श्री नितिन गडकरी जी ने बताया है कि अब एथेनॉल 100% चलेगा और उन्होंने 3-4 कार कंपनियों से भी कहा है कि वो गाड़ी बना ही दें। कल रात को 8 बजे कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। गडकरी के कृत्यों के कारण फ्यूल पाइप इंजेक्टर में समस्या से लेकर टंकी में जंग लगना, इंजन की लाइफ कम होना, माइलेज में कमी आदि पर वीडियो और वैयक्तिक साक्ष्य मिलते रहे। गडकरी जी अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पे तुले हुए कि भाई चूतिया है क्या तू? ये क्या तू मक्का गन्ना चावल उपजा रहा है पागल आदमी? घर में एथेनॉल बना, ऊर्जादाता बन जा और 15 रुपये लीटर में पेट्रोल बेच। क्या सब्जवाग दिखाता था ये? सुनिए। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे और 40% बिजली तैयार होगी। फिर से सुनिए।
ये दूसरा वाला वीडियो स्लिप ऑफ टंग नहीं, हर जगह एक ही बकलोली कर रहा था ये। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा। मोदी जी पता नहीं क्यों आंख मूंद करके धृतराष्ट्र बने हुए, जैसे कि सच में गडकरी का तो पूरा ध्यान वातावरण बचाने के लिए है और उसका या उसके परिजनों का ना तो एक भी राइस मिल है, ना चीनी मिल है, ना इथेनॉल का प्लांट है। मुझे तो लगता है कि गडकरी जितना एनवायरमेंट कॉन्शियस दिखता है, कल को ये ना बताने लगे कल रात 8 बजे जो आपको चांद में एक धब्बा दिख रहा था ना, वो मैं ही था। मैंने क्या क्या सोचा, रात में तो काम करता नहीं, मिनिस्ट्री बंद हो जाती है, तो सुई और धागा लेकर मैं ओजोन परत में जो वैज्ञानिक बताते हैं छेद है, उसी को रफू कर रहा था। और जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बिजली का बोला था, तो आपका राइस से जो बिजली बनेगा उससे अब वैज्ञानिक फ्रिज बना रहे हैं और मैं हर गर्मी में वो फ्रिज लेकर अंटार्कटिका चला जाता हूँ और वहाँ फ्रिज खोल देता हूँ जिससे बर्फ पिघलता नहीं। वो बराबर ऐसे पेंगुइन लोगों का हैबिटाट जो है वो बचा रहता है। और मैंने ट्रंप को परसों रात ही बोला कि आप जो इतना बम मारते हो उससे जो हीट एनर्जी निकलता है उसको हम लोग वाटर हीट करने में यूज कर सकते हैं, जिससे स्टीम इंजन ट्रेन वापस आ जाएगा और थोड़ा सा हेरिटेज वॉक जैसा कुछ नागपुर और मुंबई में स्टार्ट करूँगा। तो अब लॉकहीड मार्टिन को हम लोग एक मोटा पॉलीथीन कंटेनर देंगे जो हर मिसाइल में लगेगा और वो मिसाइल गिरते ही इन्फ्लेट हो जाएगा और फिर पूरा जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको मशरूम क्लाउड, उसको बंद करके उसको जीपीएस लगा के इंडिया में अडानी पोर्ट पर उतार लेंगे। फिर इधर इससे हम लोग हीट और कार्बन एक्सट्रैक्ट करके हीट से स्टीम इंजन और कार्बन से कोयला और उसी का आइसोटोप हीरा बना लेंगे। तो देखिए, मैं तो दिन भर परिवहन छोड़कर यही सब देखता हूं कि कैसे देश का भला हो जाए। नेता लोग सच में बेचारे केवल देश का ही सोचते रहते हैं, वरना कहाँ गडकरी जी का हाईवे और परिवहन का मंत्रालय है। उसकी रोड आज बनती है, कल उसमें छेद हो जाती है, गिट्टी बाहर आने लगता है, दरारें दिखने लगती है, और कहाँ ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिक्सिंग का भार लिए घूम रहे हैं। देश हित की बात सुनते ही मोदी जी भी भावुक होकर रो देते हैं, करने दो यार गडकरी को, इंजन ही तो खराब होगा। क्या देश हित में आप एक और EMI नहीं ले सकते जी? जहां आपने नेगेटिव लिखा बस डीप स्टेट, सोरोस, स्कोडा, लहसुन कर दिया जाएगा। अशोक गहलोत ने हाल ही में भाजपा को लेकर ये कहा, हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। और इंदिरा गांधी जैसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी। सब टाइटल लगा दो यार, खुद भी तो पढ़ेगा कि क्या बोल रहा है। हाँ, तो इनका कहना है कि हिंदुत्ववादियों को, भाजपा को इंदिरा गांधी यदि होती तो बैन कर देती। कांग्रेसी ये क्यों भूल जाते हैं कि लोग ऐसे तानाशाहों को स्वयं ही बैन कर देते हैं। वैसे कितने साल पर मरी थी इंदिरा जी? पूरी उम्र जी करके या कुछ असैसिनेशन टाइप का हो गया था? तुम ये सोचो कि अभी क्या हालात हैं तुम्हारे पार्टी की कि आज भी इंदिरा गांधी ही याद आती है, बाकी पुरुष क्या निवीर्य हो गए? क्यों नहीं जीत पा रहे हो चुनाव? क्यों बैठना पड़ता है उद्धव जैसों की गोदी में, लालू के पांव तले, केजरीवाल के बगल में ममता के साथ? कितने पतित हो गए हो कि आज उन्हीं के साथ गठबंधन करना पड़ता है जो तुम्हारी पार्टी को लात मार करके त्याग चुके हैं। तुम्हें जनता ने बैन कर दिया है गहलोत, और तुम्हारी स्थिति खाट पर बैठे उस दुष्ट बुढ़े से अच्छी नहीं है जिसकी खाट लोग पलट कर इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उसका मेन काम दूसरों के बापों को यह बताना होता है कि किसका बेटा ताश खेलता है, किसका बेटा चौक पे सिगरेट पी रहा है, जबकि अपना बेटा गांव की लड़कियों का दुपट्टा खींचता रहता है। ममता दीदी की पार्टी के सांसद ऐसी पार्टी में मिल रहे हैं जिसके होने का पता उस पार्टी को स्वयं आज लगा कि अभी हम जिंदा हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कंटेस्ट भी ना किया हो, उसके पास बीच लोकसभा काल में 20 सांसद आ जाए और अब वो पार्टी अचानक से सत्तारूढ़ एनडीए में भाजपा का सबसे बड़ा सहयोगी दल बन जाए। कुछ तो बात थी उसमें, वो कभी कहीं नहीं जाता था, बस एक फोटो दिखती थी स्कूटर लेके कहीं जाते हुए और फिर काम हो जाता था। क्या दिन है तानाशाह सदृश जीने और धमकाने वाली ममता के, जो कहती थी कि उसने रोका हुआ है, वरना एक कम्युनिटी एक सेकंड में सबको बर्बाद कर सकती है।
जिसके नेता कहते हैं कि सुरक्षा बल तो चुनाव के बाद चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे अगर भाजपा को वोट दिया तो। और आज उसी पार्टी के नेता सड़े अंडों से हर दिन पिट रहे हैं। माहौल ऐसा है कि अभिषेक बनर्जी रात में छाता लेकर के निकल रहा है। आजकल कुछ लोग अचानक से कॉमेडियन की क्लिप पाने लगे हैं जिसमें वो कुछ विचित्र कह देता है और सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाद में पता चलता है वो तो पुरानी क्लिप थी। 8 जून को ईरान युद्ध में घुसे अमेरिकी 24 भारतीय नागरिकों वाले व्यावसायिक शिप पर अटैक करते हैं और एकदम उसी समय हमें 370 वाली बिरयानी के बदले सेक्स की चाह रखने वाले लौंडे और मृतक शरीर के गुप्तांग पर हंसने वाली डॉक्टर से भेंट करवा दी जाती। कितना कन्वीनियंट है। फिर 3 भारतीय नागरिकों की हत्या अमेरिकी मिसाइलों द्वारा ध्वस्त किए जा रहे कमर्शियल शिप पर होती है और फिर एस जयशंकर देश में बढ़ते दबाव के कारण मार्को रूबियो को लेजर लाइट आंखों के साथ कड़े शब्दों में बताते कि ये सब गलत है, अमेरिका किसी की हत्या नहीं कर सकता। रूबियो ने जो वापस लिखा उसे अंग्रेजी में मिडिल फिंगर देना कहते हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया कि अमेरिका ने यदि समुद्र में घेराव किया है तो सबको मानना पड़ेगा। भारतीय नागरिकों की हत्या पे रूबियो ने कोई शोक नहीं जताया, किसी तरह का पछतावा नहीं। वस्तुतः भारत के लेजर लाइट मंत्री का कैपेसिटर शॉर्ट कर दिया गया और इस पर कोई आउटरीच करता उससे पहले 2 और कॉमेडियंस के क्लिप्स आ गए। एक चुतिया लड़कियों के रेप के बारे में जोक बना रहा था और दूसरी महाचुतिया अपनी फेमिनिस्ट मां द्वारा उसके बेटे यानी इसके छोटे भाई के गुप्तांग को जन्म लेते ही ना काट पाने पर दुखी होने का जोक सुना रही थी। सामने चूतियों की एक भीड़ थी जो इस पे हंस रही थी क्योंकि फेमिनिज्म अंगड़ाई ले रहा था। जैसे कि आप अभी स्वयं भूल गए कि भारत का मित्र राष्ट्र कहने वाला, मोदी को रिकॉर्ड तोड़ने की बधाई देने वाला ट्रंप या उसके विदेश मंत्री को एस जयशंकर को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। वैसे ही सरकार ने इस प्रकरण को कॉमेडियन क्लिप्स से भुलवा दिया। देखिए, देश में मोदी के अपमान के अलावा हर अपमान को, चाहे वो देश का ही अपमान क्यों ना हो, बहुत आसानी से भुलवाया जा सकता है। कॉमेडियन हर शो में बकलोली करते हैं, बस एक कमेंट्री लगानी होती है और आप सब भूलकर आदर्श नागरिक बन जाते हैं। रीट्वीट या कार्टून शेयर करने पर जिस देश की पुलिस किशोरों और वयस्कों को जेल में डाल देती है, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 16 वर्ष से कम के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग की स्वतंत्रता नहीं होगी। ब्रिटेन में हर दिन 30 लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जेल में डाला जाता है। और हाँ, आज भी पाकिस्तानियों को 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियां खींचने पे कोई जेल नहीं होती। उन्हें इस बात पर भी छोड़ दिया जाता रहा है कि उनके मजहब में ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, यह अनभिज्ञता में हो गया। दलित भाइयों पे एक नई रिपोर्ट आई है कि जिन लोगों ने SC/ST एक्ट में FIR लिखवाई थी उनमें से 132 सीधे पलट गए कि ऐसा कुछ हुआ था। जी वो तो हम जानते हैं 92% अभियोगों में कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। आप दूसरी बात नहीं जानते। भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार MP के राजगढ़ में 132 मामले ऐसे निकले हैं जिसमें जातिगत उत्पीड़न की बात कहकर 2.25 करोड़ का मुआवजा तो दलितों को मिल गया, पर वही सारे ऐसे केस में पलट गए। ना तो अपराध सिद्ध हुआ, ना कोई जेल गया, बस सरकार का पैसा किसी को मिल गया। राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं कि दलित कोई स्टार्टअप नहीं बना रहा है, कोई CEO नहीं बनता, जबकि मोदी जी एक यूनिकॉर्न तो इस बिजनेस का भी बनवा देंगे। पूरे देश का यदि आंकड़ा आ जाए तो $1 बिलियन बिजनेस तो इस एक्ट के मुआवजों का भी निकल ही आएगा। पता चला कि बिहार में जो टावर चोरी की घटना थी वो चोरी की थी नहीं, बल्कि जिस चाचा जी के खेत में टावर था उनका पैसा कंपनी ने 2017 से नहीं दिया था और तंग आकर उन्होंने इसे बेच दिया। 2022 में ही एग्रीमेंट भी समाप्त हो गया था। अब बिहार में ऐसे कार्य इतनी बार हो चुके हैं कि बिहारी होने के बाद भी ऐसे स्टीरियोटाइप पे विश्वास हो ही जाता है। हमारे तरफ एक कहावत है कि इतना गोली मारेंगे कि खोखा बेच के करोड़पति हो जाओगे, यानी मेटल का वैल्यू है बिहार में। गोली से यदि मार भी दिए गए तो परिवार वाले पीतल का खोखा चुनकर बेच सकते हैं। वही इस चाचा जी के साथ हुआ है कि रेंट नहीं दोगे जमीन का, कोई बात नहीं, कंपनी ने सोचा होगा क्या कर लेगा, टावर तो परमानेंट स्ट्रक्चर है, जब दोबारा चालू करना होगा तब देखेंगे। चाचा ने टावर को लोहे के भाव बेच दिया। अब कंपनी ने इनके विरोध में FIR करवा दिया है
और थाने वाले देखिए कितने मस्त हैं कि ना तो एग्रीमेंट देखा, ना ये कि कंपनी ने इन्हें रेंट दिया या नहीं, कोई स्लिप नहीं मांगी, बस टावर कंपनी ने एफआईआर लिखवाई और इन्होंने बिना जांच के लिख दी। कंपनी का मानना है कि जमीन का रेंट वो देंगे नहीं, जमीन खाली भी नहीं करेंगे, जबकि चाचा को अब उस टावर को खोलने में हुए लेबर चार्ज को भी इसी कंपनी से मांगना चाहिए। कैसा लगा आपको यह एपिसोड कमेंट में अवश्य बताएं, व्हाट्सएप में शेयर करें और अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।